हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। मैं हूँ रिद्धिमा कौर रखराज और इस वीडियो में मैं आपसे हिस्ट्री के चैप्टर 9 मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स के बारे में बात करने वाली हूँ। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कल्चर कैसे बना। अब जैसे इंडिया में हमारे यहाँ एक कल्चर है, सभी घरों में फॉलो किया जाता है कि जब भी कोई बड़े हमारे घर पे आते हैं या हम किसी बड़े से, अपने से बड़े एज में, किसी अंकल, किसी आंटी, किसी चाचा, मामा, फूफा, बुआ से मिलते हैं, मौसी से मिलते हैं, वो हमारे घर पे आए, चाहे हम उनके घर पे, तो हम उन्हें प्रणाम करते हैं और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। ये हमारा कल्चर है, राइट। तो अब हम बात करेंगे कि कल्चर बना कैसे। ये हर रीजन में ये कल्चर ऐसा ही मिलता जुलता होगा, फीट टचिंग वाला। कहीं कहीं 3 बार पैर छुए जाते हैं, कहीं कहीं सिर्फ बेटियां पैर छूती हैं, कहीं कहीं सिर्फ बेटे पैर छूते हैं, कहीं कहीं जो हैं बेटी वाले जो होते हैं वो सभी लड़के वालों के, जिस घर में बेटी भी आते हैं, सभी के ख़ानदान वालों के पैर छूते हैं। तो हर जगह मतलब कई किसी किसी घर में बेटियों के पैर ही स्पेशली छुए जाते हैं। तो हर जगह का अलग अलग ट्रेडिशन होता है। इस चैप्टर में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग कल्चर्स के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम चेरास एंड मलयालम के बारे में पढ़ने वाले हैं, रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशन, जगन्नाथ कल्ट मतलब जगन्नाथ पुरी वाले मंदिर के बारे में पढ़ने वाले हैं, कैसे बना, क्या क्या हुआ। राजपूत के साथ हीरोइज्म का कल्चर बहुत जोड़ते हैं, राजपूत बहुत ब्रेव होते हैं, कैसे उन्हें ये टाइटल मिला। स्टोरी ऑफ कथक की बात करेंगे, कथक एक डांस फॉर्म है, कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, ये सब बात करेंगे। ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर, छोटी छोटी पेंटिंग्स बनाने का, मिनिएचर पेंटिंग्स, राइट। कैसे मिनिएचर मतलब होता है किसी भी चीज़ का छोटा सा फॉर्म, क्या कैसे स्टार्ट हुआ देखेंगे। क्लोजर लुक बंगाली लैंग्वेज पे देखेंगे। लास्ट में देखेंगे पीर्स एंड टेम्पल्स, और हर चैप्टर की तरह रिकैप करेंगे और फिर एक्सरसाइजेस की बात करेंगे। तो जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम ही है रीजनल कल्चर्स, तो अगर मैं किसी के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ तो मैं वो कौन सी भाषा बोलता है मैं वो बता दूँ तो आपके दिमाग में सारा अंदाज़ आ जाएगा ऑटोमेटिकली कि वो कैसा फूड खाता होगा, कैसे क्लोथ्स पहनता होगा, पोइट्री, म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग, सब कुछ। सपोज़ मैं आपसे कह दूं कि मैं पंजाबी हूँ, तो आपको मैं पंजाबी बोलती हूँ तो आपको सुनते ही पता चल जाएगा कि मेरे घर में तो साग मक्की की रोटी बनती होगी, सुबह शाम पराठे बनते होंगे, हम कैसे कपड़े पहनते होंगे, हम पोइट्री कैसी, हम म्यूज़िक दिन भर ढोल बजा के डांस करते होंगे, पेंटिंग्स कैसे करते होंगे, तो ये सब आपको अंदाज़ लग जाएगा। अब ऐसे ही हमारी बुक में एग्जाम्पल दिया है तमिल और ओडिया का। अब तमिल और ओडिया बोलने से अगर आपको बोल दें कि अगला तमिल बोलता है तो आपको पता चल जाएगा ये तमिलनाडु से है, ओडिया बोलता है तो ओडिशा से है, उड़ीसा से है, और सब बाकी सारी चीज़ें आपको बहुत जल्दी समझ में आने लग जाएंगी। और कई बार हम इन चीज़ों को मतलब फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं क्योंकि हमें लगता है अरे उड़ीसा से है तो ज़रूरी थोड़ी है उड़िया बोलना, या उड़िया बोल रहा है ज़रूरी थोड़ी है उड़ीसा से है। ये भी हो सकता है कि हाँ एक ही पर्सन को बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, मल्टीलिंगुअल हो सकता है, उसे बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, लेकिन फिर भी उसे जो जो लैंग्वेजेस आती है उसके लुक पे उसको आप समझने के लिए बहुत इजी हो जाता है, आप उसे उसी से अंदाज़ा लगा सकते हो। इसके अलावा हम बात करें तो also what we understand as regional culture today was the product of complex process of intermixing of local traditions with ideas from other parts of the subcontinent। अब हम बात करें कल्चर की कैसे बना, वो उस टाइम पे रीजनल कल्चर कैसे बना, क्योंकि ऑफन क्या होता था, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि ये इंटरमिक्सिंग होता था लोकल ट्रेडिशन से, लोकली लोग क्या करते हैं और दूसरे लैंड से आकर लोगों ने पूरे सब कॉन्टिनेंट से कैसे उसको अडॉप्ट किया, क्या किया, उसी से मिलके तो कल्चर बना, राइट। एज वी विल सी सम ट्रेडिशंस अपीयर स्पेसिफिक टू सम रीजन्स। अब कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर कि कुछ स्पेसिफिक ट्रेडिशंस होते हैं, जैसे 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 किसी एक स्टेट का एग्जाम्पल लें, जैसे हम केरल की बात करें। केरल एक स्टेट है जहाँ पे कोकोनट बहुत ज़्यादा खाया जाता है,
कोकोनट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं खाने में, राइट। तमिल हो जाए, आंध्रा हो जाए, या केरल, कर्नाटक, क्योंकि यहाँ पे कोकोनट की कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो इनके पास हर चीज़ में कोकोनट आपको खाने को मिलेगा, राइट। ऐसा हो जाएगा। अब इसके बाद आई मीन ये उनका रीजनल कल्चर है। लेकिन मैंने अभी अभी आपको बताया था पैर छूने वाला रिवाज, कि हम हर किसी को पैर छूकर ग्रीट करते हैं, तो ये सिर्फ साउथ में या नॉर्थ में नहीं, ये तो अक्रॉस द इंडिया होता है, राइट। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो ओवर अ रीजन होती है और कुछ चीज़ें ओवर इंडिया होती हैं। अब ऐसे ही चेरास और मलयालम की बात करें, डेवलपमेंट ऑफ मलयालम की, तो लैंग्वेज और रीजन के बीच में इस टॉपिक से हम कनेक्शन समझने की कोशिश करेंगे। लैंग्वेज और रीजन में चेरास का किंगडम हुआ करता था महायोध्यापुरम में, और ये 9th सेंचुरी में बना था। महोदयापुरम, राइट, महोदयापुरम में ये 9th सेंचुरी में बना। साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ पेनिनसुला, जिसे आज हम केरला कह लें। अब मलयालम इस एरिया में बोली जाती थी। अब यहाँ के जो रूलर्स थे, चेरा रूलर्स, इन्होंने मलयालम में स्क्रिप्ट्स लिखने का ऑर्डर किया, और ये एक एग्जाम्पल था, अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूज़ ऑफ रीजनल लैंग्वेज इन स्क्रिप्ट्स, राइट। इंस्क्रिप्शंस और स्क्रिप्ट सब इसी लैंग्वेज में मलयालम में लिखी जाने लगी। तो ऑब्वियसली हर कोई मलयालम को सीखने की कोशिश करेगा, क्योंकि हर कोई मलयालम ही तो बोलता है वहाँ पे, राइट। अब जैसे ये पिक्चर में एक अर्ली मलयालम की इंस्क्रिप्शन है, राइट। एट सेम टाइम चेरास ऑल्सो ड्रीव अपॉन सांस्कृतिक ट्रेडिशंस, राइट। अब इन्होंने मलयालम को तो प्रमोट किया, लेकिन संस्कृत ट्रेडिशंस को भी। द टेम्पल थिएटर ऑफ कर्नाटका इज ट्रेस बैक टू द पीरियड बोरोड स्टोरीज फ्रॉम संस्कृत एपिक्स, राइट। ये संस्कृत की एपिक स्टोरीज में से थिएटर प्लेस करते हैं। द फर्स्ट लिटरेरी वर्क्स इन मलयालम डेटेड टू अबाउट 12th सेंचुरी आर डायरेक्टली इंडेटेड टू संस्कृत। और ये 12th सेंचुरी में यहाँ पर फर्स्ट टाइम जब लिटरेरी वर्क्स लिखे जाने लगे, तो यहाँ पर ये डायरेक्टली संस्कृत के कॉपी, मतलब संस्कृत से देखकर कॉपी करके लिखे गए थे। इंटरेस्टिंगली इनफ अ 14th सेंचुरी टेक्स्ट लितातिलकम, राइट, लीला तिलकम, तोड़ के बोलेंगे तो इजीली बन जाएगा, लीलातिलकम, डीलिंग विद ग्रामेटिकल पोएम्स वर कंपोज्ड इन मनी मनी प्रवल्लम, राइट, मनी प्रवल्लम, लीतालिलकम, मनी प्रवल्लम, जिसका कि मतलब होता है लिटरली डायमंड्स और कोरल्स, रेफरिंग टू 2 लैंग्वेजेस, संस्कृत एंड द रीजनल लैंग्वेज। और यहाँ पर साउथ में संस्कृत और रीजनल लैंग्वेजेस दोनों ही बहुत बोली जाने लगी, राइट। तो ऐसे ही कल्चर बनता चला गया। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस की। तो जगन्नाथ की हम बात करेंगे, जगन्नाथपुरी। इन अदर रीजन्स रीजनल कल्चर ग्रू अराउंड रिलीजियस ट्रेडिशंस। बेस्ट एग्जाम्पल इज कल्ट ऑफ जगन्नाथ, लिटरली लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड विष्णु जगन्नाथ एट पुरी उड़ीसा। हमने सभी ने जगन्नाथ टेम्पल के बारे में सुना है, उड़ीसा के पुरी के, बहुत फेमस टेम्पल है। To date, the local tribal people make the wooden image of deity. लोग लोकल डाइटी की, भगवान जगन्नाथ की जो है वुडन इमेज बनाते हैं, राइट, लकड़ी पे बनाते हैं, which suggests that deity was originally a local god who was later identified with Vishnu, जिससे कि ये पता चलता है कि ये लोकल गॉड थे और लेटर उन्हें विष्णु भगवान का ही इनकारनेशन मानने लगे। ही वॉज आइडेंटिफाइड एज विष्णु। In 12th century, one of the most important rulers of Ganga dynasty was
अनंतावर्मन, अनंत आवर्मन, राइट, अनंतावर्मन। चिल्ड्रन तोड़ तोड़ के हम पढ़ते हैं तो हमसे प्रोनाउंसिएशंस प्रॉपर आ जाती है। अब इन्होंने डिसाइड किया कि ये एक टेम्पल इरेक्ट करेंगे पुरुषोत्तमा, पुरुषोत्तमा जगन्नाथ एट पुरी, राइट। Subsequently in 1230 King Ananga Bhima, Ananga Bhima decided his kingdom dedicated his kingdom to the deity himself as deputy of the god। और इसके बाद अनंतावर्मन ने डिसाइड किया कि वो एक टेम्पल बनवाएंगे और इसके बाद अंगा भीमा ने अपने आप को सारा अपना किंगडम ही डेडिकेट कर दिया गॉड को और ऐसा बताया कि वो डिप्यूटी ऑफ गॉड हैं, जस्ट लाइक दिल्ली सुल्तान्स की वो अपने आप को शैडो ऑफ गॉड बताते थे, राइट। अब जैसे जैसे टेम्पल इम्पोर्टेंस गेन करता गया, यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर बन गया, राइट। और इसकी अथॉरिटी सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स जो है धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगे। अब जिसने भी इस उड़ीसा के एरिया पर राज किया, मुगल्स हो, मराठास हो, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सभी इस टेम्पल को कंट्रोल करना चाहते थे, जगन्नाथपुरी के टेम्पल को। और ऐसा करके इन्हें लगता था कि इससे शायद हम लोगों को ज़्यादा एक्सेप्ट कर पाएंगे या लोग हमें ज़्यादा एक्सेप्ट कर पाएंगे, राइट, अगर हमने टेम्पल्स को कंट्रोल किया। ये दिस इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, कितने लोग क्या टेम्पल कंट्रोल कर पाए और कितने नहीं, राइट। अब इसके बाद इस चैप्टर के सेकेंड टॉपिक द राजपूत एंड ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म के बारे में बात करेंगे। चिल्ड्रन, अब हम नेक्स्ट टॉपिक राजपूत एंड ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म की बात करेंगे। ये हमारे चैप्टर का सेकेंड टॉपिक है। इसमें बात करें तो 19th सेंचुरी में आज का जो प्रेजेंट डे राजस्थान है, ये एरिया ब्रिटिश से राजपूताना रेफ़र किया जाता था और ऐसा माना जाता था कि मेनली राजपूत्स जो हैं इसी पार्ट में रहते हैं और राजपूत्स इसके अलावा इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया में भी कुछ जगह पर रहते हैं, लेकिन सारे के सारे ज़्यादातर राजपूत्स जो हैं राजस्थान में ही रहते हैं और सारा का सारा राजस्थान का कल्चर वो राजपूत से ही कंट्रीब्यूट होता है, उन्हीं से ही ट्रेडिशन से मिलकर बना हुआ है राजपूत कल्चर। अब राजपूत्स के कल्चर की बात करें तो इनके आइडियाज़ बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं, लिंक्ड होते हैं एस्पिरेशन ऑफ रूलर्स। मतलब जनरली राजपूत्स अपने आप को बहुत रॉयल, अपने आप को रूलर्स टाइप का बताते हैं और 8th सेंचुरी से लेकर प्रेजेंट डे तक राजस्थान के सारे ही रूलर्स जनरली राजपूत हुए हैं और इनमें से सबसे फेमस रूलर हुए हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान, राइट। पृथ्वीराज चौहान जो कि बहुत ही फेमस रूलर हुए हैं राजस्थान के, इंडिया के बोल सकते हैं हम। इनका कैपिटल हमेशा से रहा है अजमेर या इनका तो अजमेर था, लेकिन दूसरे जो राजपूत किंग्स हैं किसी का कैपिटल जयपुर हो गया, किसी की कोई जगह हो गई, बट दे वर वेरी फेमस अक्रॉस राजस्थान। राजपूत्स आर जनरली डिपिक्टेड एज वॉरियर्स ऑलवेज कैरिंग swords, ready with the clothing like they are going for a war, and actually they are extraordinarily brave, right? Now it is always believed that they are so brave, they fight so well that
They will choose to die on the battlefield rather than to face the defeat. हारने की बजाय मरना पसंद कर लेंगे. They will accept defeat. They will not accept defeat while they can always accept death, right? Stories of राजपूत जो हैं, बहुत सारे प्यारे प्यारे songs हो गए या पोएम्स में बताई जाती है, और ये मतलब आज की डेट में भी लोगों को इंस्पायर करती है. ये राजपूत्स की जो है मेमोरीज़ जैसे प्रिजर्व की गई है, और ordinary people also get attracted to all these stories और strong emotion of loyalty. ये चीज़ बहुत important है भाई, लॉयल बहुत रहे हैं ये अपनी वुमेन के प्रति, चाहे अपने देश के प्रति, चाहे किसी भी चीज़, अपने राज्य के प्रति. दे हैव बीन एक्सट्रीमली लॉयल. फ्रेंडशिप, लव, वैल्यूर, एंगर, दे आर वेरी लविंग इन नेचर. ऊपर से सख्त लेकिन अंदर से नरम. वेरी dominant personalities, very strong personalities, right? Now talking about their women are also equivalently brave, right? Sometimes we'll see कि they'll face some conflicts and women will turn up to the battlefield और अपने husband के behalf पे लड़ती भी हैं, और नहीं तो अपने husband की death पे मतलब सती हो जाती हैं, मतलब कि उनकी चिता के साथ ही जलना पसंद करती हैं, राइट? अब जैसे ये कुछ स्टेट्स हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं. बेसिकली हम राजस्थान की बात कर रहे हैं. जोधपुर, मेवाड़, चित्तौड़गढ़, अजमेर, जयपुर, बीकानेर, यहाँ की सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं मेवाड़. और मैं अभी आपसे बात कर रही थी कि वुमेन जो कि अपने हस्बैंड के साथ मरना पसंद करती हैं, उनकी चिता पर जलना पसंद करती हैं, तो कभी कभी क्या हमेशा ही उन्हें मरना पड़ जाता है, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन हार को नहीं. राजपूत men also, they are so loyal, they will they are very protective towards their women, और they will always protect their women with all their heart. एंड कभी भी उनको मतलब कि पर्दा सिस्टम उन्हीं के साथ उन्हीं से शुरू हुआ था. औरतों को पर्दे में रखा जाता है, राइट? तो नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, स्टोरी ऑफ कथक. कथक की कहानी के बारे में बात करेंगे. अभी तक हमने चेरास और मलयालम के बारे में देखा, जगन्नाथपुरी के बारे में देखा, राजपूत के बारे में देखा, और अब हम बात करेंगे कथक की, और कथक कैसे एक बहुत ही फेमस डांस फॉर्म बनने लगा. अब राजपूत की जनरली ये जो हीरोइक ट्रेडिशंस थी, ये डांस फॉर्म्स के थ्रू बताया जाने लगा. और कथक जो है ये दिस इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद कथा मतलब कोई कहानी सुनाते हुए जो है ये सुनाया जाता था, किया जाता था, और नॉर्थ इंडिया के सेवरल पार्ट्स में ये पॉपुलर है. और कथक जो है वो ओरिजिनली द कास्ट ऑफ स्टोरी टेलर्स. कथक जो है बेसिकली स्टोरी टेलिंग की आर्ट थी, और उसके साथ हैंड जेस्चर्स से परफॉर्मेंस की जाती थी. और कथक जो है ये 15th और 16th सेंचुरी में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म धीरे धीरे बनने लगा भक्ति मूवमेंट के टाइम. और सबसे ज़्यादा इसमें राधा कृष्ण की रास लीला बताई जाती थी, सुनाई जाती थी. और कथा में डिफरेंट कथक जो होते हैं मतलब डिफरेंट जेस्चर्स करते हुए कथक डांस किया जाता है, और श्री कृष्ण की रास लीला सुनाई जाती है, राइट? अब इसके बाद मुगल्स के कोर्ट में और अदर नोबल्स के कोर्ट में कथक काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म किया जाने लगा, और ये आज के जैसा कथक डांस हो गया, एक एकदम ही अलग स्टाइल. अब सब्सिक्वेंटली समय के साथ ये दो हिस्सों में बट गया, दो घरानों में बट गया. पहला था राजस्थान का जो कि जयपुर का घराना रहा, और दूसरा था लखनऊ का, राइट? पहला रहा राजस्थान का जयपुर वाला, और दूसरा लखनऊ का जिसमें काफ़ी ज़्यादा टच आ गया था इस्लामिक कल्चर का. Under the patronage of Wajid Ali Shah, the last Nawab of Awadh, it grew into major art form.
और लास्ट नवाब ऑफ अवध वाजिद अली शाह, इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इनके अंडर जो है इन्होंने बहुत पैट्रनाइज किया कथक को, तो बहुत ज़्यादा एक पॉपुलर डांस फॉर्म होने लगा ये। और इसे हम आसपास की स्टेट्स जैसे पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश में भी इसके कुछ ट्रेसेस देख सकते हैं। और दोनों रीजन्स में होने वाला जो है ये कथक डांस जो है काफ़ी एक दूसरे से अलग होने लगा। बाय द थर्ड क्वार्टर ऑफ 19th century इट वाज firmly entrenched as dance form only in these two regions but other adjoining states। जयपुर और अवध में या लखनऊ में तो है ही, एडजॉइनिंग स्टेट्स में भी होने लगा। और इसके साथ रैपिड फुटवर्क, एलैबरेट कॉस्ट्यूम्स, ये सब इसके साथ जोड़ा जाने लगा कथक के साथ, राइट। कथक इज़ अ ब्यूटिफुल डांस फॉर्म जिसमें कि घुंघरू लेडीज़ पैरों पर बांध के डांस करती हैं, ब्यूटिफुली ड्रेस होती हैं, और ये हैंड मूवमेंट्स जो हैं इनके बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, राइट। फेशियल एक्सप्रेशंस। अब हम बात करेंगे इंडिया के बाकी कथक जो है बाकी डांसेस की तरह इंडिया में एक क्लासिकल डांस जैसे 6 क्लासिकल डांस फॉर्म्स में से एक रिकॉग्नाइज हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स 19th और 20th सेंचुरी में इसे इतना फेवर नहीं करते थे, तो ये इतना ज़्यादा मतलब एनकरेजमेंट नहीं मिल पाया इसे, और ये हल्का सा इसकी क्वालिटी डिटोरिएट होने लगी। लेकिन आफ्टर द इंडिपेंडेंस अगेन इट वाज आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द 6 क्लासिकल डांस फॉर्म्स, राइट, आफ्टर इंडिपेंडेंस। सबसे पहले देखते हैं कौन से 6 फॉर्म्स ऑफ क्लासिकल डांस होते हैं। तो पहला है भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से होता है, कथकली केरला, उड़ीसी ओडिशा, कुचिपुड़ी आंध्रा, मणिपुरी मणिपुर से, राइट। जैसे ये तो हो गया कथक बेसिकली या राजस्थान में या यूपी में लखनऊ में होने वाला, ये है उड़ीसी उड़ीसा में होने वाला। दिस इज़ कुचिपुड़ी आंध्रा का डांस फॉर्म। दिस इज़ मणिपुरी मणिपुर का डांस फॉर्म। दिस इज़ कथकली केरल का डांस फॉर्म एंड दिस इज़ भरतनाट्यम। So once again we'll recap. This is Kathak from either Rajasthan or UP. This is Kathakali from Kerala. This is Odissi from Odisha. This is Kuchipudi from Andhra. And this is Manipuri from Manipur. And this happens to be Bharatnatyam from Tamil Nadu, right? सो ये थे हमारे 6 क्लासिकल डांसेस के फॉर्म, भरतनाट्यम, तमिलनाडु, कथकली, केरल, ओडिसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्रा, मणिपुरी मणिपुर। एंड हमने कथक के बारे में तो पढ़ा ही था कि ये या तो बेसिकली राजस्थान से होगा या यूपी के पार्ट्स में हो सकता है, लखनऊ के आसपास, अवध के आसपास। द क्वेश्चन अराइजेस कि ये डांस फॉर्म जो हैं, क्लासिकल डांस जो हैं, दीज आर वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड और इनके हमेशा ही रिलीजियस थीम्स होते हैं, राइट। और इन्हें परफॉर्म करना नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ स्किल्स, राइट। इट नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ स्किल्स और ये ईयर्स तक ट्रेन किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि 2 दिन में हम डांस सीख गए, हम स्टेप्स करके आएंगे। इट इज़ नेवर दैट। इट इज़ ऑलवेज रिलीजियसली एसोसिएटेड एंड वेरी स्किल्ड डांसर्स दे आर। और क्लासिकल डांसेस जो होते हैं ये बहुत सारे इनमें वेरिएशंस होते हैं, दे आर एनकरेज एंड it is worth remembering that many dance forms are classified as folk also share several of the characteristics considered typical of classical forms। बहुत सारे dances जो है folk dances होते हैं, हर स्टेट का अपना folk dance होता है। असम का बिहू ले लिया, पंजाब का भांगड़ा गिद्धा हो गया। so all these are folk dances but classical dances तो 6 ही होते हैं इंडिया में। So while the use of term classical may suggest that these forms are superior, this need not always be true. Like
this is they need, classical dances always need a great deal of skills, but it doesn't mean that folk dances are inferior or something. No, each and every dance is, you know, superior, equally superior, but these are you know, classical dances are quite complex, right? Now talking about the painting as seen in the picture, it is a Kathak dancer, a court painting. It is just a painting and I would like you to know कि आप कौन सी स्टेट में रहते हैं हिंदुस्तान की डिफरेंट स्टेट्स में, तो उस स्टेट में कौन सा डांस फॉर्म किया जाता है। कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी स्टेट के साथ अपने स्टेट का डांस फॉर्म ज़रूर लिख के बताना। जैसे कि मैं पंजाब से हूँ और मेरी स्टेट में तो भांगड़ा और गिद्धा किया जाता है, बट मैं रहती तो छत्तीसगढ़ में हूँ, तो छत्तीसगढ़ का डांस फॉर्म क्या होता है ये भी मुझे सर्च करके बताना, रिसर्च करना, स्टडी करना, और कमेंट सेक्शन में मैं आपके आंसर्स का वेट करूँगी और उसके बाद मैं अपनी स्टेट का प्यारा सा एक डांस फॉर्म का पिक्चर आपसे शेयर करूँगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेंटिंग फॉर पैटर्न्स, द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर्स। हम इसमें मिनिएचर पेंटिंग्स की बात करने वाले हैं। जैसे कि नाम ही बताता है मिनिएचर पेंटिंग, तो ये बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ की पेंटिंग्स होती थी
और जनरली डन इन वाटर कलर ऑन क्लॉथ और पेपर, जो जैसे भी अवेलेबिलिटी के हिसाब से वाटर कलर से ये पेपर या क्लॉथ पे की जा सकती थी। पुराने टाइम में जब पेपर और क्लॉथ की अवेलेबिलिटी कम होती थी तो ये पाम लीव्स या वुड पर भी की जाती थी। और सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ दीज आर फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया, जो कि जैन टेक्स्ट को डिपिक्ट करते हैं। मुग़ल एम्परर स्पेशली अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने ये हाईली स्किल्ड पेंटर्स को बहुत ज़्यादा पैट्रनाइज किया। वो प्राइमरली इलास्ट्रेटेड मैनस्क्रिप्ट्स कंटेनिंग हिस्टोरिकल अकाउंट्स एंड पोइट्री। अब ये ब्रिलियंट कलर्स, मतलब कि बड़े ब्राइट कलर्स को यूज़ करते थे कोर्ट सीन्स को पोर्ट्रे करने के लिए, बैटल, हंटिंग और सोशल लाइफ को पोर्ट्रे करते थे। और इसके बदले में इन्हें भी बहुत अच्छे अच्छे किंग से गिफ्ट्स मिलते थे और एम्परर एंड हिज एसोसिएट्स भी मतलब खुश होकर, जैसे हमने देखा था प्रशस्तीज या तारीख्स लिखना, तो दिस वाज अगैन वन मोर आर्ट ऑफ प्लीजिंग द किंग। तो किंग इसके बदले में बहुत सारे अच्छे अच्छे बहुत अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स और गिफ्ट्स दिया करता था। विद द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर मेनी पेंटर्स मूव आउट टू द कोर्ट्स ऑफ इमर्जिंग रीजनल स्टेट्स। आगे हम रीजनल स्टेट्स, कौन सी इमर्जिंग स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। और ऐसे ही मुग़ल आर्टिस्ट्स का जो टेस्ट है वो रीजनल कोर्ट्स, डेक्कन और राजपूत कोर्ट्स ऑफ राजस्थान से इन्फ्लुएंस होने लगा। और इसके अलावा इनके डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी बनने लगे। पोर्ट्रेट्स ऑफ रूलर्स एंड कोर्ट सीन्स केम टू बी पेंटेड अप। कॉमनली पोर्ट्रेट्स बनाए जाने लगे, पहले सिर्फ मिनिएचर्स थे, अब पोर्ट्रेट्स की बात हो रही है। पोर्ट्रेट्स बनाए जाने लगे कोर्ट सीन्स के, पेंटिंग्स के। और बेसिकली ये मुगल्स के रूल के टाइम पे था, तो मुगल्स अपने आप को बहुत ग्रेट डिपिक्ट करते थे। याद करो मुगल एम्पायर जिसमें हमने पढ़ा था कि सारे ही किंग्स अपनी पिक्चर्स तैमूर के साथ पेंट करना चाहते थे, क्योंकि इनके हिसाब से तैमूर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स जिसने दिल्ली पे सबसे पहले कब्ज़ा किया था। तो बिसाइड थीम्स फ्रॉम माइथोलॉजी, पोइट्री वर ऑल्सो डिपिक्टेड। कभी कभी माइथोलॉजी और पोइट्री से भी कुछ थीम्स डिपिक्ट किए जाते थे। और मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और कृष्णगढ़ इसके सेंटर्स बने। और इसके अलावा एक और रीजन जो कि आज की प्रेजेंट डे हिमाचल प्रदेश में है, कांगड़ा, काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ पेंटिंग्स के लिए। 17th सेंचुरी में आते आते ये बोल्ड और इंटेंस स्टाइल ऑफ मिनिएचर हो गया और कॉल्ड बशोली। इसे बोल्ड, मतलब पहले मिनिएचर छोटे छोटे बनाए जाते थे, अब थोड़े नॉर्मल साइज़ के, बशोली इसे कहा जाने लगा। मोस्ट पॉपुलर टू बी पेंटेड वाज भानु दत्त रसम मंजरी। और इसके अलावा नादिर शाह ने जो इंडिया पर कॉन्क्वेस्ट किया था दिल्ली में 1739 में, इसकी वजह से बहुत सारे मुग़ल आर्टिस्ट को जो है एस्केप करके कांगड़ा जाना पड़ा। और वहाँ पर जाकर हम देखते हैं क्या चेंजेस आए। फ़िलहाल ये पेंटिंग्स देखिए, राधा कृष्ण की बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं, राइट। पहाड़ी मिनिएचर कांगड़ा। और ये वाली देखिए तो महाराजा राम सिंह प्लेइंग होली, राजपूत मिनिएचर कोटा। देखिए इसमें होली, सारी पिचकारियाँ, रंग उछालते हुए, बड़ी खूबसूरत सी पेंटिंग्स हैं, राइट। और राधा कृष्ण तो इट हैज़ ऑलवेज बीन वन ऑफ द फेवरेट थीम्स फॉर पेंटर्स, फॉर द सिंगर्स टू सिंग, राइट। नेक्स्ट बहुत सारे आर्टिस्ट जो है माइग्रेट करके आ गए कांगड़ा और ज्वाइन किया कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। बाय द मिड 18th सेंचुरी कांगड़ा आर्टिस्ट डेवलप्ड अ स्टाइल विच ब्रेथ अ न्यू स्पिरिट इनटू मिनिएचर, जिसने मिनिएचर में तो एक नई जान डाल दी। और द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वाज वैष्णविक ट्रेडिशन, सॉफ्ट कलर्स इंक्लूडिंग कूल ब्लूज, ग्रीन्स एंड लिरिकल ट्रीटमेंट डिस्टिंग्विश्ड कांगड़ा पेंटिंग्स। और अब लाइट कलर्स में भी पेंटिंग्स की जाने लगी, नहीं तो इसके पहले तक हमने देखा था जनरली ये पेंटिंग्स सारी की सारी डार्क कलर्स की, ब्लैक बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जैसे इस टाइप की जाती थी। लेकिन अब कांगड़ा से इन्फ्लुएंस होने के बाद, वैष्णवाइट ट्रेडिशन से
इन्फ्लुएंस होने के बाद सॉफ्ट कलर्स से भी पेंटिंग की जाने लगी। और याद रखें हम कि ऑर्डिनरी मेन और वुमेन भी पेंट करते थे पॉट्स पे, वॉल्स पे, फ्लोर्स पे, क्लॉथ पे, मतलब कर ही लेते थे। दैट हैव ओकेजनली सर्वाइव्ड अनलाइक द मिनिएचर्स दैट वर केयरफुली प्रिजर्व्ड इन पैलेसेस फॉर सेंचुरीज। और सिर्फ कुछ ही लोगों को पहचान मिल पाई, बहुत से आर्टिस्ट तो दब के ही रह गए जिनके वर्क को इतना रिकग्नाइज़ नहीं किया गया। स्पेशली राजस्थान में आज भी हम देखें तो पॉट्स को या वॉल्स तक को कलरफुल पेंट करने का बहुत रिवाज है। औरतें जब जनरली पानी भी भरने जाती हैं कुएं पर तो उनके पॉट्स जो हैं ब्यूटीफुल कलर्स में पेंटेड होते हैं, राइट। स्पेशली राजस्थान में कपड़े भी बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कलर्ड होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, क्लोज़र लुक बंगाल, द ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज। ये हमारे चैप्टर का सेकेंड लास्ट टॉपिक है। क्लोज़र लुक बंगाली लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, फिर हम पीर्स और टेम्पल्स के बारे में बात करेंगे लास्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे अ क्लोज़र लुक बंगाली, ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज बंगाली। ये हमारे चैप्टर का सेकेंड लास्ट टॉपिक है, क्लोज़र लुक बंगाली। और इसके बाद हम बात करेंगे पीर्स एंड टेम्पल्स की। हम बात कर रहे थे बंगाली की, तो जैसे कि हमने देखा कि किसी भी रीजन की लैंग्वेज के बारे में जानकर वहाँ के लोग कैसी भाषा बोलते हैं उसके बारे में, उनके कल्चर का हम पता लगा सकते हैं। एज वी सॉ दैट आउटसेट वी ऑफन टेंड टू आइडेंटिफाई रीजन्स इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल। हम उस रीजन का पता वहाँ की भाषा से ही लगा लेते हैं। सो वी अज्यूम दैट पीपल इन बंगाल ऑलवेज स्पोक बंगाली। हाउएवर ये सही बात नहीं है। बंगाली जो है इट इज़ डिराइव फ्रॉम संस्कृत। अर्ली संस्कृत टेक्स्ट मिड फर्स्ट सेंचुरी मिलेनियम सजेस्ट दैट पीपल ऑफ बंगाल डिड नॉट स्पीक सांस्कृतिक लैंग्वेज। और पर ये लोग बोलते क्या थे फिर, मतलब बंगाली भी संस्कृत से डिराइव्ड लैंग्वेज है। कुछ टेक्स्ट ऐसा बताते हैं कि यहाँ के लोग प्रॉपर बंगाली और संस्कृत दोनों ही नहीं बोलते, तो क्या बोलते थे। फ्रॉम आगे देखेंगे कि बंगाली कैसे चेंज हुई। फ्रॉम फोर्थ थर्ड centuries, commercial ties began to develop between Bengal, Magda, which led to growing इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृत। संस्कृत बहुत ज़्यादा बोली जाने लगी ड्यूरिंग फोर्थ सेंचुरी। गुप्तास का जब बंगाल पे एक पॉलिटिकल कंट्रोल आया तो इन्होंने ब्राह्मण्स को यहाँ पर सेट किया और दस लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस फ्रॉम मिड गंगा बिकेम स्ट्रॉन्गर। और इसी टाइम से जब ब्राह्मण यहाँ पे आए तो यहाँ पर संस्कृत का इन्फ्लुएंस थोड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा, कल्चर का भी। चाइनीज़ ट्रैवल Xuanzang observed that language related to Sanskrit were in use all over Bengal। और कोई
संस्कृत के जैसी भाषा पूरे बंगाल में बोली जाती थी। फ्रॉम 8th सेंचुरी बंगाल बिकेम सेंटर ऑफ रीजनल कल्चर अंडर पालास, और यहाँ पर पालास के अंडर में बहुत बड़ा सेंटर बनने लगा कल्चर का बंगाल। और बिटवीन 14 से लेके 16 सेंचुरी तक बंगाल में सुल्तान्स का, दिल्ली सुल्तान्स का रूल रहा। हालांकि ये इंडिपेंडेंट थे। दिल्ली के सुल्तान से हमने देखा था कि जब अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे बंगाल सुल्तान्स के अंडर आया है, तो वहाँ यहाँ के लोकल सुल्तान्स जो हैं वो जो बंगाल आकर रूल करते थे, इनके सबऑर्डिनेट्स ये अपने आप को ही सुल्तान डिक्लेयर कर लिया करते थे, राइट। और मेन सुल्तान जो कि दिल्ली में है उससे इनका कोई वास्ता नहीं रहता था। दे यूज टू रूल ऑन देमसेल्व्स। इन 1586 व्हेन अकबर कॉन्कर्ड बंगाल, तो इट फॉर्म न्यूक्लियस ऑफ बंगाल सूबा, और बंगाल का सूबा बना ये मतलब बंगाल जो है एक सूबा बन गया, मतलब इम्पॉर्टेंट टाउन बन गया। और पर्शियन लैंग्वेज इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की थी, बट बंगाली जो है वो रीजनल लैंग्वेज बनने लगी। पर्शियन ऑफ कोर्स, पर्शियन इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज रही है शुरू से। व्हाट टू से, दिल्ली सुल्तान्स और मुगल्स की, क्योंकि ये मिडल ईस्ट की, सेंट्रल एशिया से आए थे, तो इनकी वहाँ पे लैंग्वेज ही पर्शिया चलती थी। पर्शियन मतलब फ़ारसी, राइट। और बंगाल के जो लोग हैं वो कॉमनली लिटरेरी लैंग्वेज बेस्ड स्पोकन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रीजन नोन एज वेस्ट बंगाल। जो हैं बंगाली इज़ डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत, और जैसी आज हम बंगाली को देखते हैं वो बहुत सारे स्टेजेस से निकली है ऐसी बंगाली बनने के लिए। तो इसमें पर्शियन, यूरोपियन लैंग्वेजेस जो है इनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है कुछ ना कुछ। और इसके अलावा अर्ली बंगाली लिटरेचर में भी डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज, जो कि फर्स्ट संस्कृत से मतलब कि इन्फ्लुएंस था। 2 पार्ट्स में हम बंगाली लिटरेचर को डिवाइड कर सकते हैं। देखिए ऐसा है कि बंगाल में आज भी बहुत ज़्यादा लिटरेचर को पढ़ने का, समझने का बहुत ज़्यादा रिवाज होता है। तो वहाँ पर रीडिंग का भी बाकी इंडिया से बहुत ज़्यादा रिवाज है। तो बंगाल में जो है 2 टाइप के आप टेक्स्ट पा सकते हैं लिटरेचर में। पहला जो संस्कृत से रिलेटेड है और दूसरा नथ लिटरेचर, राइट। संस्कृत एंड अदर इंडिपेंडेंट ऑफ इट। द फर्स्ट इंक्लूड्स ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत एपिक्स। ये संस्कृत एपिक्स का ट्रांसलेशन था, जिसे मंगला काव्यास या मंगल काव्यास हम कह सकते हैं। लिटरली ऑस्पिशियस मतलब कि शुभ पोएम, मंगल का मतलब ही शुभ होता है, तो वो पोएम्स डीलिंग विद लोकल डाइटीज़ और भक्ति लिटरेचर, जैसे कि बायोग्राफीज़ हो गई चैतन्य देव की या लीडर ऑफ वैष्णवा भक्ति मूवमेंट, राइट। तो फर्स्ट पार्ट जो था उसमें संस्कृत एपिक्स के बहुत सारे ट्रांसलेशंस देखने को मिलते हैं, और सेकंड वाले में नथ लिटरेचर जो कि सॉन्ग्स ऑफ मैनामती और गोपी चंद्र, स्टोरीज कंसर्निंग द वर्शिप ऑफ धर्म ठाकुर, या फेरी टेल्स, फोक टेल्स या बैलेड्स। जो सॉन्ग्स होते हैं ना रीजनल सॉन्ग्स, उन्हें बैलेड्स कहते हैं हम, राइट। पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन्स टू जनरेशन्स। तो ये सब सेकेंड पार्ट का नथ लिटरेचर का पार्ट बना, राइट। अब बात करें टेक्स्ट की, तो टेक्स्ट जो फर्स्ट कैटेगरी के थे वो ईजियर टू डेट। ईजियर टू डेट का मतलब इनका टाइम पता लगाना ईजी था, राइट। As several manuscripts have been found indicating that they were composed between late 15th and mid 18th centuries. अब इनको डेट करना किस टाइम पे लिखी गई वो इजी था। Those belonging to second category circulated orally and cannot be precisely dated. अब ये क्योंकि orally ballads जो हैं orally passed on songs होते हैं, तो इनको ये किस टाइम पे डेट किए गए हैं ये पता लगाना मुश्किल है।
और they were particularly popular in eastern Bengal where the influence of Brahmins was relatively weak. और हमने देखा वेस्ट बंगाल में तो ब्राह्मण्स बहुत सारे आकर सेटल हो गए थे, तो यहाँ पे बंगाल ब्राह्मण्स के साथ संस्कृत बहुत इन्फ्लुएंस होने लगी, जबकि ईस्ट बंगाल में ऐसा कुछ भी नहीं था और वहाँ पे कल्चर बड़ा ही ओरिजिनल फॉर्म में रहा. अब जैसे मान्यमती और गोपी चंद्र एंड धर्म ठाकुर के एक छोटा सा पैसेज पढ़ता था. नट्स वर एस्केटिक्स, मतलब कि बहुत ज़्यादा disciplined people who engaged in variety of yogic practices. This particular song was often enchanted, described how Manyamati, a queen, encouraged her son Gopi Chandra to adopt the path of asceticism in face of variety of obstacles. तो ये basically मान्यामती जो है अपने बेटे गोपी चंद्र को encourage कर रही है कि बहुत disciplined life style adopt करे. धर्मा ठाकुर is popular regional deity often worshipped in form of stone or piece of wood. जगन्नाथ भगवान की तरह इनको भी piece of wood पे बनाया जाने लगा और बनाया जाता था या stone पे, right? और नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है पीर्स एंड टेम्पल. अब हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पीर्स एंड टेम्पल्स के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले पीर क्या होता है. पीर इज़ अ पर्शियन वर्ड फॉर स्पिरिचुअल गुरु. यहाँ पे जैसे कोई स्पिरिचुअल गुरु हो गए, इंडिया में हम उन्हें स्पिरिचुअल गुरु कहते हैं, महाराज कहते हैं, टीचर कहते हैं, गुरु कहते हैं. तो वहाँ पर पर्शिया में इन्हें पीर्स कहा जाता है. From 16th century, India people began to migrate in large numbers from less fertile Western Bengal to more fertile या forested और marshy areas. और यहाँ पर इन्होंने फार्मिंग करने के लिए बहुत सारे एरियाज़ क्लियर किए ताकि ये यहाँ पर राइस कल्टिवेशन कर सकें. और ग्रेजुअली लोकल कम्युनिटीज़ ऑफ फिशर फ्लॉक एंड शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स. शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स का मतलब होता है जो एक से दूसरी जगह माइग्रेट करते करते फिशिंग मतलब एग्रीकल्चर करते हैं. अभी एक प्लॉट पे किया और यहाँ पर करने के बाद इस प्लॉट को ऐसे ही छोड़ दिया, नेक्स्ट प्लॉट पे किया, फिर थर्ड पे किया, फिर फोर्थ पे किया, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, ऐसे करते करते 4-5 बार के बाद यहाँ पर फिर से वापस आ गए. दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज़ नोन एज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. और इसके अलावा हम बात करेंगे अब बहुत सारे जो लोकल कम्युनिटीज़ थी फिशर फ्लॉक्स और कल्टिवेटर्स की, ये लोग पीजेंट्स के साथ मिलने लगे, राइट, और ट्राइबल्स भी, क्योंकि सभी लोग बेसिकली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने लगे थे. दिस कोइंसाइडेड विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुग़ल कंट्रोल ओवर बंगाल. और इसी ज़माने में मुग़ल्स का कंट्रोल हो गया बंगाल पर और इनके अंडर कैपिटल बना ढाका, जो कि आज बांग्लादेश का कैपिटल है. और बहुत सारे ऑफिशियल्स और फंक्शनरीज़ यहाँ पर हुआ करते थे. और स्पेशली मॉस्क्स जो है जहाँ पर की ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली शायद रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन का काम यहाँ पर हुआ करता था. रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि आपको रिलीजन के बारे में बताना, रिलीजन से जोड़ना कि आप इस्लाम एक्सेप्ट करो. जनरली हम मुगल्स थे तो वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्लाम को एक्सेप्ट करें. The early settlers sought some order and assurance in unstable condition of new settlements. और यहाँ पर बहुत सारे कम्युनिटी लीडर्स आने लगे जो कि they functioned as teachers and were sometimes इनके अंदर supernatural powers भी देखी गई हैं. People referred to them with affection and respect as peers. मतलब कि इनके अंदर जैसे हम देखते थे कि सूफी सेंट्स के अंदर जो मैजिकल पावर्स होती थी, सुपरनैचुरल पावर्स होती थी लोगों को हील करने की, इनके अंदर भी हुआ करती थी. दिस टर्म इंक्लूडेड सूफी सेंट्स एंड अदर रिलीजियस पर्सनालिटीज़, daring colonizers and defied soldiers, various Hindu, Buddhist deities and even animism. मतलब के जिन लोग बेगा टाइप्स होते हैं, attribution of living soul to plants, animate objects and natural phenomena. मतलब कि
जो जादू टोना वगैरह, बेगा वगैरह जो होते हैं, बेगा इन द सेंस जिनको मतलब कि विच क्राफ्ट जो जानते हैं वो उस टाइप के लोग. द कल्ट ऑफ पीर्स बिकम वेरी पॉपुलर एंड द श्राइन्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर इन बंगाल. अब पीर तो सभी जगह थे, नॉर्थ इंडिया में भी बहुत थे और ऐसे ही बंगाल में भी बहुत ज़्यादा आने लगे और इनकी श्राइन्स पूरे बंगाल में डिफरेंट एरियाज़ में पाई जाने लगी. बंगाल में एक और कल्चर बहुत ज़्यादा आया, वो था टेम्पल बिल्डिंग का. अब हमने देखा था कि सेकेंड और फिफ्थ चैप्टर में कि लोग स्ट्रक्चर्स बनाना और टेम्पल्स बनाना स्पेशली ये अपना पावर प्रोक्लेम करने के लिए और अपना डाइटी के प्रति जो है प्रेम भाव प्रकट करने के लिए दिखाया करते थे. और many of the modest brick and terracotta temples in Bengal were built with the support of several low social groups. और इस टाइम पे बहुत सारे सोशल लो ग्रुप्स जैसे कि कोलू जो कि एयर प्रेसर्स होते हैं या कंसारी जो कि बेल मेटल वर्कर्स होते हैं, उनकी हेल्प से बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए. और इसी टाइम पर यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ भी इंडिया में आकर अपनी न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बनाने लगी. मेनी फैमिलीज़ बिलोंगिंग टू दीज मतलब कि लो सोशल कास्ट वाले इसमें अपना फॉर्चून आजमाने लगे और कुछ लोगों की पोजीशन सच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने लगी. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये दो स्ट्रक्चर्स दिखाना चाहूँगी. फर्स्ट वाला है डबल रूफ्ड थैच्ड हट, डबल रूफ थैच्ड हट. और ये वाला है सेकेंड वाला जो है 4 रूफ्ड टेम्पल विद टावर. राइट, यहाँ पे 4 रूफ्स, 1 2 ऐसे 3 और ये 4 और यहाँ पर टावर, ये डबल हैच्ड है. राइट, आगे क्योंकि इसके बारे में हम पढ़ने वाले. जैसे इस पिक्चर की बात करें तो कृष्ण दिख रहे हैं विद बहुत सारी गोपीज़ अराउंड. ये टेराकोटा की बनी हुई विष्णुपुर की एक पेंटिंग टाइप्स कह सकते हो. और हम बात कर रहे थे लोगों की कि यूरोपियन कंपनीज़ इंडिया में आने लगी तो बहुत सारे लोगों ने अपनी किस्मत वहाँ पर भी आजमाई और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे. व्हेन लोकल डाइटीज़ वन वर्शिप इन थैच्ड हट्स began to be recognized as Brahmins. और धीरे धीरे temples began to copy double roofed, दो छल्ला और 4 roofed चौछल्ला स्ट्रक्चर ऑफ thatched huts. और धीरे धीरे ये 2 छल्ला और 4 छल्ला वाला स्ट्रक्चर भी कॉपी किया जाने लगा और ये धीरे धीरे एक बंगाली स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बन गया. इन कंपैरेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स 4 thatched roofs स्ट्रक्चर 4 ट्राइंगुलर रूफ्स प्लेस्ड ऑन द 4 वॉल्स, मतलब कि 4 दीवारी के ऊपर 4 ट्रायंगल वाला स्ट्रक्चर बनाया जाता था. और द इंटीरियर वाज रिलेटिवली प्लेन और लेकिन आउटर वॉल्स जो हैं उसे पेंटिंग्स, ऑर्नामेंटल या टेराकोटा टैबलेट्स जैसे कि ये हमने देखा कुछ इस टाइप की चीज़ों से इसे डेकोरेट किया जाता था. और स्पेशली विष्णुपुर जो कि बनकुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल में था, वहाँ पर ये डेकोरेशंस बहुत ज़्यादा पाए जाने लगे. जैसे कि हम इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि ये टेराकोटा से बनी हुई इस टाइप की डेकोरेशंस ये वॉल पे बहुत ज़्यादा फेमस होने लगी. और फाइनली इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखेंगे हम, फ़िश एज़ फूड. अब हम जानते हैं कि लोग जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर उनको क्या क्या फूड आइटम्स अवेलेबल होते हैं, वो उसी पे ही उनके फूडिंग हैबिट्स डिपेंड करते हैं. अब क्योंकि बंगाल एक रिवराइन प्लेन में है, नदियों के पास है, इसके पास समुंदर है, तो यहाँ पर राइस काफ़ी ज़्यादा प्लेंटी मात्रा में हो सकता है. और फ़िश, राइस को ग्रो करने के लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है. बंगाल में अच्छा हॉट एंड ह्यूमिड होता है और यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स होने की वजह से और इसके अलावा समुंदर पास में होने की वजह से यहाँ पर फ़िशिंग का काम बहुत ज़्यादा किया जा सकता है. राइट, अब ये दो चीज़ें फ़िश और राइस दोनों ही बंगालीज़ का मतलब फेवरेट मेन्यू यू कैन से. राइट, बंगालीज़ का fishing has always been important occupation in Bengal. Literature contains several references to fish. जैसे इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं लेडी फ़िश के साथ ही है, ये फ़िश है लेडी के हाथ में, फ़िश बीइंग ड्रेस्ड अप
for domestic consumption, terracotta block from temple Arambagad, राइट। तो इसमें फ़िश को ड्रेस करना मतलब कि काटने की, शायद प्रिपेयर करने के लिए, कुक करने के लिए काटने की कोशिश कर रही हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिली और आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्राह्मण्स जनरली कभी भी नॉनवेज नहीं खाते, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मतलब कि अवेलेबिलिटी ही फ़िशेस की होती थी सब्ज़ी भाजी से ज़्यादा, तो यहाँ पर बंगाली ब्राह्मण्स जो हैं वो फ़िश खाते हैं, राइट। और इसके अलावा हम देखेंगे कि ये फ़िश वाले सीन्स और मार्केट में फ़िश बीइंग ड्रेस्ड एंड टेकन टू द मार्केट इन बास्केट्स, ये वाले सीन्स बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को मिल सकते हैं। और बृहधर्मा Purana, a 13th century Sanskrit text from Bengal permitted Brahmins to eat certain varieties of fishes। मतलब बृहधर्मा पुराना, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि कोई भी वर्ड होता है उसे तोड़ तोड़ के प्रोनाउंस करेंगे तो हमें कभी दिक्कत नहीं होती, उसकी प्रोनाउंसिएशन सही कर पाते हैं। बृहधर्मा पुराना के हिसाब से बहुत सारे लोकल ब्राह्मण्स को फ़िशेस की बहुत सारी वैरायटीज़ खाने की परमिशन थी। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। अब लास्ट पार्ट इस चैप्टर का एल्सवेयर की बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ था, इमर्जेंस ऑफ नेशनल स्टेट्स इन बंगाल, नेशनल स्टेट्स इन यूरोप। अब 18th सेंचुरी तक पीपल इन यूरोप सॉ देमसेल्व्स एज सब्जेक्ट ऑफ अम्पायर, जैसे कि कभी ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर हो गया या वो अपने आप को मेंबर ऑफ चर्च समझते थे, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च हो गया। बट 18th सेंचुरी के बाद से पीपल अपने आप को एक कम्युनिटी का पार्ट, जो कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज स्पीक करते हैं, चाहे वो फ्रेंच हो चाहे जर्मन हो, ऐसे अपने आप को रिकग्नाइज करने लगे। अब रोमानिया टेक्स्ट बुक बिगैन टू बी रिटन इन रोमानियन रेदर दैन इन ग्रीक। अब सब जगह अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज जो है प्रमोट की जाने लगी और हंगरी में हंगरियन जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बनने लगी इंस्टेड ऑफ लैटिन। नहीं तो इसके पहले लैटिन ही चलती थी, रोमानियन में ग्रीक को हटा दिया गया, हंगरी में लैटिन को हटा दिया गया और अपनी रीजनल लैंग्वेज प्रमोट की जाने लगी। These and other similar developments created consciousness among the people that each linguistic community was a separate nation। और धीरे धीरे लोगों में फीलिंग आने लगी, यार हम फ्रेंच बोलते हैं, हम तो फ्रांस के लोग हैं, हम जर्मन बोलते हैं, हम तो जर्मनी के लोग हैं। और द फीलिंग was strengthened by the movement for Italian German unification in the late 19th century। और हम देखेंगे कि यही वाली मूवमेंट्स जो हैं इंटेंसिफाई होते होते इटालियन और जर्मन यूनिफिकेशन, जो कि आप ग्रेड 10th में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे, उसके बाद आप ये सब पढ़ोगे और फिर वर्ल्ड वॉर कैसे हुए ये सब आप इसके बारे में आगे पढ़ते हो। तो चिल्ड्रन इस चैप्टर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच तिवारी एकेडमी के साथ और मेरे साथ रिद्धिमा और रखराज के साथ बने रहने के लिए। आगे हम इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस की बात करेंगे। एक्सरसाइजेस पे जाने से पहले हम इस चैप्टर का एक बहुत ही क्विक रिकैप करते हैं। हमने देखा कि जो लोग जहाँ पर भी रहते हैं तो उनकी लैंग्वेज को देख के हमें उनके बारे में बहुत ज़्यादा अंदाज़ा लग जाता है। और ऐसे ही हमने देखा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग लोग अलग अलग आइडियाज़ देकर अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने लगे, राइट। और ऐसे ही धीरे धीरे कल्चर बनने लगा। अब जैसे हमने चेरास, सबसे पहला एग्जाम्पल लिया चेरास और मलयालम का। चेरास जो है लैंग्वेज और रीजन का बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता होता है।
चेरा किंगडम ऑफ महोदयापुरम ने 9th सेंचुरी में अपना किंगडम जो इस्टेब्लिश किया था प्रेजेंट डे केरला के आसपास। इन्होंने मलयालम में हर चीज़ जो है बोलनी लिखनी शुरू की। इन्होंने मलयालम स्क्रिप्ट स्टार्ट की और ये बने आगे चल के एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट यूज़ ऑफ रीजनल लैंग्वेज इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, राइट। और फिर इसके बाद और इसी टाइम पे हमने देखा था कि चेरास जो हैं, जैसे ये हम एक मलयालम की लिखी हुई टेक्स्ट देख सकते हैं। हमने देखा था चेरास जो हैं वो संस्कृत की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइन थे और टेम्पल थिएटर केरला का काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लगा, जिसने कि अपनी संस्कृत एपिक से सारी ही स्टोरीज़ बोरो की थी। द फर्स्ट लिटरेरी वर्क्स इन मलयालम डेटेड टू अबाउट 12th सेंचुरी आर डायरेक्टली इंडेटेड टू संस्कृत। में संस्कृत से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। और लेटर डायमंड एंड कोरल रेफरिंग टू टू लैंग्वेजेस संस्कृत एंड रीजनल लैंग्वेज बताया गया। अब इसके बाद हमने जगन्नाथ कल्ट के बारे में देखा था, रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस, जिसमें हमने देखा था कि रीजनल कल्चर्स ग्रू अराउंड रिलीजियस ट्रेडिशंस। कल्चर हमेशा से ट्रेडिशन किसी ट्रेडिशन के आसपास ही ग्रो किया। जैसे बेस्ट एग्जांपल है कल्ट ऑफ जगन्नाथ, लिटरली लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विष्णु, जिसे हम लेटर फिर विष्णु जी का इनकारनेशन जो है रिकग्नाइज़ करते हैं पुरी और उड़ीसा के पुरी में जो है। मतलब जगन्नाथ भगवान जो हैं ये बेसिकली इनका मेन टेम्पल जो है पुरी में है। और ट्राइबल पीपल आज तक जो है यहाँ पर वुडन इमेजेस बनाते हैं डाइटीज़ की, और जिससे कि पता चलता है कि ये ओरिजिनली ये डाइटीज़ जो हैं लोकल गॉड थे और लेटर इन्हें विष्णु जैसे देवर आइडेंटिफाइड। और इस टाइम पे हमने इसके अलावा ये भी देखा था कि गंगा डायनेस्टी, अनंता वर्मन करके जो राजा था, उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए और पुरुषोत्तमा जगन्नाथ एट पुरी। और किंग अनंगा भीमा जो है उन्होंने ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज डिप्यूटी ऑफ गॉड। और धीरे धीरे ये जगन्नाथ टेम्पल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलने लगी। और यहाँ पर चाहे मराठास, मुगल्स, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने भी रूल किया पूरी वाले एरिया में, मतलब आजकल का प्रेजेंट डे उड़ीसा, वहाँ पर उसने इस टेम्पल को कंट्रोल करने की ज़रूर कोशिश की। और उन्होंने ऐसा सोचा कि अगर हम टेम्पल को कंट्रोल कर पाएंगे तो हम शायद लोगों में ज़्यादा अपनी एक्सेप्टेंस पैदा कर पाएंगे, जबकि ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा होता नहीं है। बट अगेन इट वाज जस्ट अ बिलीफ। फिर इसके बाद हमने राजपूत्स के बारे में पढ़ा था कि राजपूत्स आर जनरली रिलेटेड टू लॉट्स ऑफ मतलब फीचर्स लाइक ब्रेवरी, लॉयल्टी। हमने देखा आज के प्रेजेंट डे राजस्थान में राजपूत्स जो हैं वो रहा करते थे। और राजस्थान का ज़्यादा से ज़्यादा जो कल्चर है वो राजपूत्स पर ही डिपेंड करता है। और राजपूत्स को हमने देखा था कि इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस राजपूत रूलर जो हैं, ये हमेशा से ही सभी राजपूत्स जो हैं ये थोड़े से इंस्पायर्ड रूलर्स टाइप के होते हैं। और सबसे ज़्यादा फेमस इनमें थे पृथ्वीराज चौहान, जो कि अजमेर के रूलर थे। पृथ्वीराज चौहान, राइट, बहुत ही फेमस रूलर रहे हैं इंडिया के। इसके बाद हमने देखा था कि राजपूत्स के बारे में बहुत सारी स्टोरीज़, पोएम्स, सॉन्ग्स जो है रिकॉर्ड की जाने लगी। और राजपूत्स इतने ही ब्रेव होते थे कि ये डिफ़ीट नहीं सहने की बजाय ये बैटलफील्ड पे मरना पसंद करते थे। और बहुत सारे ऑर्डिनरी लोग भी इनकी स्टोरीज़ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे। और स्ट्रॉन्ग इमोशन ऑफ लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, लव
एंगर ये दिखाया जाता था। ये लोग अपनी वुमेन के प्रति बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हुआ करते थे। विन और प्रोटेक्ट वाला इनका सिस्टम हुआ करता था। और कई जगह तो वुमेन भी अपने हस्बैंड के साथ बैटलफील्ड में लड़ने चली जाती थी, और नहीं तो अपने हस्बैंड के साथ चिता में मरना पसंद करती थी, इंस्पाइट ऑफ हार स्वीकार करना, जिससे हम इस एरिया में बेसिकली सबसे ज़्यादा राजपूत कंसंट्रेटेड हैं। और इसके अलावा हमने देखा था कि राजपूत को हमेशा ही हमने बहुत ज़्यादा ब्रेव फॉर्म में, हमेशा वॉरियर के जैसे ड्रेस्ड अप देखा है। इसके बाद हमने बात की थी, फिर हमने द स्टोरी ऑफ कथक पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि ये एक डांस फॉर्म है, कथक एक डांस फॉर्म है, और ये बेसिकली कथक इज़ ड्राइव फ्रॉम कथा, जिसमें कि कृष्ण रासलीला की कहानियाँ सुनाई जाती थी अलॉन्ग विद लॉट ऑफ हैंड जेस्चर्स। और ये एक स्टोरी टेलर्स की ओरिजिनल कास्ट होती थी टेम्पल्स में नॉर्थ इंडिया में, बेसिकली जो जेस्चर्स के साथ सॉन्ग्स परफॉर्म करते थे। और मुग़ल एम्परर्स और नोबल्स, मुग़ल एम्परर्स के अंडर और नोबल्स के अंडर कथक जो है कोर्ट में किया जाने लगा, और ऐसा सब्सिक्वेंटली जैसा आज देखा जाता है वैसे। और धीरे धीरे कथक जो है दो घरानाज में बट गया। पहला था राजस्थान जयपुर का, और दूसरा था लखनऊ का। नवाब ऑफ अवध वाजिद अली शाह जो कि नवाब था अवध का, उसके अंडर ये बहुत ज़्यादा ग्रो किया। और इसका इन्फ्लुएंस जो है कथक का हम आजू बाजू की स्टेट्स जो हैं पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार में भी देखने को मिल सकता है। और लेटर इसमें ब्यूटीफुल फुटवर्क, मतलब कि रैपिड फुटवर्क, घुंघरू वगैरह पहन के, सुंदर सुंदर से कपड़े पहनकर ये जोड़ा जाने लगा। कथक लाइक सेवरल अदर डांस फॉर्म्स जो है ये ब्रिटिश के अंडर बहुत ज़्यादा फेवर नहीं किया गया, तो ये इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाया। लेकिन हाउएवर इट सर्वाइव्ड एंड कंटिन्यू टू बी परफॉर्म इन कोर्ट्स। और ये 6 डांस फॉर्म्स जो इंडिया के क्लासिकल डांस फॉर्म्स होते हैं उनमें से एक है, जिसे हमने कल इंडिया के 6 डांस फॉर्म्स के बारे में पढ़ा था। पहला था भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली केरल का, उड़ीसी उड़ीसा का, कुचिपुड़ी आंध्रा का, मणिपुरी मणिपुर का। और कथक तो हम पढ़ ही रहे हैं, चाहे वो गुजरात का हो जाए, राजस्थान का हो जाए, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो जाए। अब फोक डांसेस और क्लासिकल डांसेस में क्या डिफरेंसेस होता है? क्लासिकल डांसेस जो हैं ये इसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत होती है, और बहुत ज़्यादा वेरिएशंस इसमें नहीं दिए जाते, तो इसे बहुत ज़्यादा स्किल्ड लोग ही कर सकते हैं। और फोक डांसेस जो हैं ये क्लासिकल से थोड़े कम कॉम्प्लेक्स होते हैं। और ऐसा नहीं है कि फोक डांस ज़्यादा सुपीरियर हो गए या क्लासिकल डांस, बट फिर भी आई वुड से कि कथक या कोई भी जो क्लासिकल डांस है उसमें बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत होती है। 6 डांस फॉर्म्स में से ये एक हो जाता है मणिपुरी, जो कि मणिपुर से है। नेक्स्ट ये हो जाता है कुचिपुड़ी, जो कि आंध्रा से है। नेक्स्ट ये है उड़ीसी, जो कि उड़ीसा या ओडिशा से है। नेक्स्ट ये है भरतनाट्यम, जो कि केरल से है। एक्सट्रीमली सॉरी, दिस इज़ कथकली and this is Bharatnatyam, right? This is Bharatnatyam and this is Kathakali. Kathakali is from Kerala and Bharatnatyam is from Tamil Nadu. And this is Kathak. Kathak can be from either Rajasthan or from Uttar Pradesh. नेक्स्ट हमने बात की थी मिनिएचर पेंटिंग्स की, जिसमें कि स्मॉल साइज़ की पेंटिंग्स जो कि जनरली वाटर कलर में क्लॉथ और पेपर पे की जाती थी। और पुराने टाइम में जब ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती तो पाम लीव्स या वुड पे की जाती थी। मुग़ल एम्परर्स अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ सभी ने ये स्किल्ड पेंटर्स को बहुत ज़्यादा पैट्रनाइज़ किया। और हमने ये भी देखा था कि उस टाइम पे मुग़ल्स के टाइम पे तैमूर के साथ ऐसा पिक्चर्स पेंट करवाने का बहुत ज़्यादा रिवाज था।
और दे ऑफन एक्सचेंज गिफ्ट्स एंड वर व्यूड ओनली बाय द एक्सक्लूसिव फ्यू एम्पर एंड हिज क्लोज एसोसिएट्स। इसके अलावा कोर्ट सीन्स वगैरह भी पोर्ट्रे किए जाने लगे, बैटलफील्ड के भी सीन्स पोर्ट्रे किए जाने लगे और सभी लोग इनको एक्सेस नहीं कर सकते थे। मतलब आज के जैसा नहीं है कि अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं किसी भी चीज़ को एक्सेस कर लूँ। अगर सपोज़ मेरे पास 500 रुपीज़ हैं और मैं उन 500 रुपीज़ से कोई भी चीज़ जिसकी कीमत 500 रुपीज़ तक की है मैं ख़रीद सकती हूँ। आजकल ऐसा होता है, पहले ऐसा नहीं होता था। इट ऑल डिपेंडेड अपॉन योर स्टेटस, राइट। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे पेंटिंग्स जो हैं धीरे धीरे दूसरी स्टेट्स में भी मूव होने लगी और डेक्कन में मूव होते होते राजपूत कोर्ट्स ऑफ राजस्थान में मूव होने लगी और इसी टाइम पर इनमें डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स आने लगी और पोइट्री के थीम्स, माइथोलॉजी के थीम्स बहुत ज़्यादा आने लगे और मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और कृष्णगढ़ सभी जगह ये बहुत ज़्यादा फेमस होने लगी। और इसके बाद एक मॉडर्न कल्ट इसमें आया फुट हिल्स ऑफ हिमाचल में, जब ये कांगड़ा से जाकर मिली। प्रेजेंट डे हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर क्या हुआ कि इंटेंस स्टाइल ऑफ मिनिएचर जो कि बशोली के नाम से फेमस होने लगी, राइट। जैसे कि ये पेंटिंग्स हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं कि होली का कोई सीन प्रेजेंट किया जा रहा है, राइट। और इसके अलावा द मोस्ट पॉपुलर वाज टू बी रसम मंजरी नादिर शाह के टाइम पे, इन्वेजन के टाइम पे पेंट की गई थी। और इसके अलावा मुग़ल आर्टिस्ट ने इनको जैसे ये कृष्ण की हम देख सकते हैं पेंटिंग की हुई है। मुगल्स ने इनको बहुत ज़्यादा फेवर नहीं किया तो ये लोग कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग में जाकर मिले और यहाँ पर इन्होंने मिलकर डेवलप कर दिया एक न्यू स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, वैष्णवाइट ट्रेडिशंस यहाँ पर और सॉफ्ट कलर्स इंक्लूडिंग कूल ब्लूज़ और ग्रीन कलर यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मतलब यूज़ में आने लगे। पहले तक हमने देखा था डार्क शेड्स ही होते थे और अब बहुत सारे ऑर्डिनरी मैन वुमेन भी पेंट करने लगे थे पॉट्स पे, स्पेशली राजस्थान में आज भी हम देख सकते हैं पॉट्स, वो वॉल्स, फ्लोर्स या क्लोथ्स, किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप की पेंटिंग्स देखने को मिल सकती हैं। और ये आज भी मतलब कुछ पेंटिंग्स जो प्रिजर्व हो गई तो हो गई और बहुत सारी तो वो टाइम के साथ ऑल वी लॉस्ट द वेरी पॉपुलर फॉर्म ऑफ आर्ट। और नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लोजर लुक बंगाल की। तो बंगाल की बात करें तो बंगाली भी बहुत ज़्यादा संस्कृत लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस्ड है। बंगाली हमें ऐसा लगता है कि बंगाल के लोग शुरू से ही बंगाली बोलते होंगे, जबकि ऐसा नहीं था। इसके बहुत सारे वर्ड संस्कृत से डिराइव किए गए हैं और जैसे ये एक बंगाली टेक्स्ट हम देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। और हम देखेंगे कि 4th सेंचुरी में जैसे गुप्तास का रूल आया तो उन्होंने बंगाल में बहुत सारे ब्राह्मण्स को सेट कर दिया। तो यहाँ पर जो है बहुत सारी बंगाली संस्कृत बोली जाने लगी और यहाँ का कल्चर जो है लिंग्विस्टिक और कल्चरल इन्फ्लुएंस जो है वो ब्राह्मण्स का आने लगा। जैसे कि चाइनीज़ ट्रैवलर इसके बारे में बताते हैं कि संस्कृत यहाँ पर इस ज़माने में ज़्यादा यूज़ होती थी एज़ कम्पेयर टू बंगाली। और फ्रॉम 8th सेंचुरी बंगाल में आकर जो है रीजनल किंगडम्स जैसे कि पालास का किंगडम बनने लगा और फिर बंगाल में दिल्ली सुल्तान्स का रूल होने लगा। फिर अकबर का यहाँ पर जब रूल हुआ तो बंगाल एक इम्पॉर्टेंट सूबा बना। अब इसके बाद इस टाइम पे ऑफ कोर्स ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी या कोर्ट लैंग्वेज जो थी एडमिनिस्ट्रेशन की वो हमेशा ही पर्शियन थी, क्योंकि हम बात करें सुल्तान्स की या मुगल्स की तो ये यही लैंग्वेज समझते थे और यही पर्शियन लैंग्वेज को ही चलाते थे। लेकिन बंगाली एक रीजनल लैंग्वेज डेवलप होने लगी, राइट। इनफैक्ट 15th सेंचुरी में बंगाली ग्रुप्स जो हैं वो बहुत सारे दूसरे ग्रुप से जाकर स्पोकन लैंग्वेज का पार्ट बनने लगा और बंगाली जो है आजकल की बंगाली डिफरेंट स्टेजेस से निकलकर आज जैसी बनने लगी और वाइड रेंज ऑफ संस्कृत वर्ड्स जो हैं वो ट्राइबल लैंग्वेज से, पर्शियन, यूरोपियन लैंग्वेजेस में से ये मॉडर्न बंगाली का पार्ट बनने लगे। अर्ली बंगाली लिटरेचर वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स हमने देखा था और इसमें जो है फर्स्ट है इसमें संस्कृत ट्रांसलेशंस हैं बहुत सारी और दूसरा जो है वो
जो है नथ लिटरेचर है, जिसमें कि फेरी टेल्स और फोक टेल्स, बैलेड्स मतलब कि वो रीजनल सॉन्ग्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, राइट। और हमने देखा था कि फर्स्ट कैटेगरी की जो बंगाली है टेक्स्ट हैं उनको डेट करना इजी है, मतलब कि पता लगाना ये किस डेट में लिखे गए हैं, और सेकंड वालों को हम पता नहीं लगा सकते। और ये क्योंकि ओरली पास्ड ऑन थे, बैलेट्स टाइप के थे, तो ये ओरली पास्ड ऑन थे। और इसमें इस टाइम पे ब्राह्मण्स का यहाँ पर जो रिलेटिवली जो है इन्फ्लुएंस था कम था। और फिर इसके बाद हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा पीर्स एंड टेम्पल्स, जिसमें कि हमने देखा बंगाल के विदिन बहुत सारे लोग माइग्रेट करने लगे थे लेस फर्टाइल एरियाज से ज़्यादा फर्टाइल एरियाज़ में, और उन्होंने राइस कल्टिवेशन का काम शुरू किया। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे जो है फॉरेस्ट को क्लियर किया, और बहुत सारे लोग अब ग्रेजुअली लोकल कम्युनिटीज़ जो हैं फिशर्स जो हो गए, ये लोग सब पीजेंट्स की कम्युनिटीज़ में मिलने लगे। और मुगल्स का जब कंट्रोल हुआ तो बंगाल पे इन्होंने अपना कैपिटल बनाया ढाका। और इसके अलावा हमने देखा कि यहाँ पर जो इनके बहुत सारे कम्युनिटी लीडर्स हैं, जिन्हें हम टीचर्स भी कह सकते हैं, इनको सुपर नेचुरल पावर्स थी, सेम लाइक सूफी सेंट्स, और इन्हें जिन्हें हम पीर्स कहते हैं। और इसी टाइम पे बहुत सारे सूफी सेंट्स हो जाएं, चाहे बहुत सारी रिलीजियस पर्सनालिटीज़ हो जाएं, हिंदू बुद्धिस्ट ब्राह्मण्स, और जो जादू टोना मतलब बेगा टाइप्स लोग होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बंगाल में उनका हब बनने लगा। आगे चल के उनकी श्राइन्स भी बनने लगी। और बंगाल में इस टाइम पे अब टेम्पल बिल्डिंग का जो है कल्चर बहुत ज़्यादा आने लगा, बेसिकली टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर पावर और प्रोक्लेम देयर पिटी, मतलब कि अपना रिलेशनशिप विद गॉड को दिखाने के लिए। और लो कास्ट वर्कर्स जैसे कि कोलू या कंसारी वगैरह के साथ जो हैं बहुत सारे टेम्पल्स बनाए जाने लगे। और इसी टाइम पे यूरोपियन कंट्रीज़ ट्रेडिंग कंपनीज़ जो हैं बंगाल में आकर सेटअप होने लगी, जैसे कि ब्रिटिश हो गए, ये हमेशा से बंगाल के रास्ते से ही आते जाते रहे, तो इन्होंने भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की। तो बहुत से लोग इन पर भी अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे। और इसके अलावा जैसे हम देखें कि यहाँ पर जो है हमने देखा कृष्ण बीच में हैं और आजू बाजू गोपियाँ, ये इस टाइप के स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा फेमस होने लगे, स्पेशली विष्णुपुर में जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में यहाँ पर। और यहाँ पर जो है आउटर वॉल्स भी बहुत ज़्यादा डेकोरेट की जाने लगी पेंटिंग से या ऑर्नामेंट से। और ये जितनी ज़्यादा जिसके पास एक्सेलेंस उस हिसाब से किया जाने लगा ये काम। और इसके अलावा हमने देखा था कि टेम्पल्स बिगैन टू कॉपी डबल रूफ्ड और 4 रूफ स्ट्रक्चर ऑफ थैच्ड हट्स। हमने देखा कि 2 चला और चौचला वाला स्ट्रक्चर कॉपी किया जाने लगा। और सबसे लास्ट में हमने देखा कि फ़िश एज़ फूड की जनरली जो लोग जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे जो फूड अवेलेबल होता है वो लोगों की डाइट बनता है। तो यहाँ पर बंगाल क्योंकि रिवर्स के पास है, रिवराइन प्लेन पे है, तो फ़िश और राइस दोनों ही यहाँ पे लोगों बहुत ज़्यादा खाते हैं। इम्पॉर्टेंट क्रॉप बना यहाँ पर फ़िश और राइस दोनों ही। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में ब्राह्मण्स कहीं पर भी नॉनवेज नहीं खाते, लेकिन यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन फूड ब्राह्मण्स वर अलाउड टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड। और स्पेशली कुछ सर्टेन वैरायटीज़ ऑफ फ़िश ही इनको अलाउड थी, जैसे कि एक बृहधर्मा पुराना जो है इसकी संस्कृत टेक्स्ट है बंगाल की, जिसमें कि ब्राह्मण्स को वैरायटीज़ ऑफ फ़िश खाने की परमिशन है। अब जैसे इस पिक्चर को भी देखें तो ये वुमेन एक फ़िश को ड्रेस कर रही है, मे बी प्रोबेबली कुकिंग से पहले। तो चिल्ड्रन थैंक यू सो मच। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस की बात करेंगे।
चिल्ड्रन अब हम इस चैप्टर की लास्ट पार्ट, इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस की बात करेंगे, द मेकिंग ऑफ द रीजनल कल्चर एक्सरसाइजेस. लेट्स रिकॉल फर्स्ट. मैच द फॉलोइंग. अनंतावर्मन केरल, जगन्नाथ बंगाल, महोदयापुरम उड़ीसा, लीलातिलक्कम कांगड़ा, मंगल काव्य पुरी मिनिएचर केरल. तो इसके आंसर्स की बात करें तो अनंतवर्मन जो है किंग थे उड़ीसा के, जगन्नाथ टेम्पल जो है पुरी में है, महोदयापुरम केरल में, केरल, लिलतिलक्कम केरल से रिलेटेड है, मंगल काव्य बंगाल से रिलेटेड है, और मिनिएचर पेंटिंग्स जो हैं कांगड़ा से रिलेटेड है. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज़ अ मनी प्रवल्लम? Name a book written in this language. Mani Pravallam literally means diamond and corals. Corals refers to two languages, Sanskrit and regional languages of Kerala. Mani Pravallam का मतलब होता है diamonds और कोरल्स, और उस टाइम की दो मेजर लैंग्वेजेस, संस्कृत और वहाँ की रीजनल लैंग्वेज ऑफ केरल जो कि मलयालम है, उसको रेफ़र करती है. अ बुक डीलिंग विद ग्रामर एंड पोइटिक्स, लीलातिलक्कम was written in Mani Pravallam. Who were the major patrons of Kathak? Major patrons of Kathak were Mughal emperors, Nawab of लखनऊ वाजिद अली शाह. और मुग़ल्स के बाद अंग्रेज़ों ने इसे बिल्कुल भी इनकरेज नहीं किया, राइट. मुग़ल एम्परर्स तो इसे बहुत इनकरेज करते थे, और सबसे ज़्यादा वाजिद अली शाह जो कि एक नवाब था लखनऊ का, उसने इनकरेज किया. व्हाट आर द मेजर आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ टेम्पल्स ऑफ बंगाल? बंगाल के टेम्पल्स में क्या आर्किटेक्चरल चीज़ें देखने को मिलती हैं, फीचर्स देखने को मिलते हैं? द ब्रिक एंड टेराकोटा टेम्पल्स ऑफ बंगाल वर बिल्ट विद सपोर्ट ऑफ सेवरल लो सोशल ग्रुप्स. हमने देखा था कि कुछ ऑयल प्रेसर्स हो गए, कुछ बेल मेटल कोलू जिनको कि हम ऑयल प्रेसर्स कहते हैं होते हैं, या दूसरे जो बेल उसका मेटल का काम करता है, उनकी हेल्प से बने हुए. इनिशियली लोकल डाइटीज़ वो वर्शिप्ड इन thatched huts इन विलेजेस. पहले गांव में ही टेम्पल्स बनाए जाते थे डाइटीज़ के, बट एज सुन एज ब्राह्मण्स यहाँ पर आने लगे तो इसके बाद यहाँ पर भी अच्छे अच्छे से टेम्पल्स बनने लगे. टेम्पल्स कॉपीड डबल रूफ्ड एंड 4 रूफ स्ट्रक्चर्स ऑफ thatched huts. thatched huts का जो स्ट्रक्चर होता था वो कॉपी किया जाने लगा. मतलब ब्राह्मण्स के आने से पहले तक हट में ही टेम्पल बनाया करता था, लेकिन अब ब्राह्मण्स के आने के बाद से प्रॉपर टेम्पल्स बनने लगे. दिस लेड टू एवोल्यूशन ऑफ बंगाली स्टाइल इन टेम्पल आर्किटेक्चर. बांग्ला डोम, और बांग्ला डोम का बहुत ज़्यादा रिवाज चलने लगा. इन कॉम्प्लेक्स 4 वॉल स्ट्रक्चर for triangular roofs placed 4 walls moved to convergence on covered line and point. Temples were usually built on square platform. और टेम्पल्स को हमेशा ही स्क्वायर प्लेटफॉर्म पे ऊंची जगह पे बनाया जाता था. इंटीरियर्स तो जनरली प्लेन हुआ करते थे, लेकिन एक्सटीरियर में पेंटिंग्स, ऑर्नामेंटल टाइल्स और टेराकोटा टैबलेट से डेकोरेट किया जाता था, राइट. नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की. What did minstrels proclaim the achievement of heroes? The minstrel proclaimed the achievement of heroes in order to preserve their memories or inspire others to know their example. minstrels क्या प्रोक्लेम करते हैं? मतलब कि कोई टेक्स्ट, जैसे किसी को इनक्रेज करते हुए, राजपूत को इनक्रेज करते हुए, एक तो मेमोरीज़ को प्रिजर्व करता है कि राजपूत इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते मरे हैं, और मतलब दे नेवर एक्सेप्टेड डिफीट, बल्कि उसकी जगह शहीद होना पसंद किया, और दूसरे लोगों को भी एग्जाम्पल देते हैं. Do we know much more about cultural practices of rulers than those of ordinary people? ऑर्डिनरी लोगों के बारे में हमें कम इन्फॉर्मेशन, लेकिन रूलर्स के बारे में ज़्यादा. ऐसा क्यों? रूलर्स adopted many methods to preserve their achievements such as minstrels, singing their heroic stories, painting inscription, historical record, donation of temples, etc. अब भैया रूलर है, रूलर के पास तो इतने ढेर सारे पैसे हैं, तो वो कुछ भी कर सकता है. अपने लिए सॉन्ग्स कंपोज करवा सकता है, पेंटिंग्स बनवा सकता है, स्टोरीज़ बनवा सकता है, जिसमें वो हाइप करके लोगों को बता सकता है.
मिंस्ट्रेल्स बनवा सकता है, डोनेशन कर सकता है टेम्पल्स में, डोनेशंस बनवा सकता है और कुछ भी हिस्ट्री में प्रिजर्व करने लायक चीज़ें बना सकता है। लेकिन लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता था कि लोग इतने सारे रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करके रख सकें। और देयरफॉर वी नो मोर अबाउट कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ रूलर्स दैन दोज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। ऑर्डिनरी पीपल के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है। Why did conquerors try to control the temple of Jagannath at पुरी? पुरी टेम्पल को उड़ीसा में क्यों कंट्रोल करने की कोशिश करते थे? क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो जगन्नाथ टेम्पल को कंट्रोल करते हैं तो ये लोग उनको ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे एज देयर रूलर। और क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पिलग्रमेज का सेंटर भी था और सेंटर ऑफ अथॉरिटी, सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स का एक सेंटर था, तो लोगों को लगता था कि यहाँ पर जो भी पिलग्रमेज के लिए आएगा, अगर यहाँ पर हम इस टेम्पल को कंट्रोल कर पाएंगे तो लोगों को लगेगा कि अरे ये लोग तो टेम्पल को कंट्रोल करते हैं, मतलब दे आर ग्रेट पीपल, हमें इनकी बात माननी है, हम इनके अंडर में हैं, इस टाइप की चीज़ें, राइट। वाई वर टेम्पल्स बिल्ट इन बंगाल? बंगाल में टेम्पल्स क्यों बनाए जाने लगे? एज यूजल टू डिपिक्ट, डिमॉन्स्ट्रेट पावर, प्रोक्लेम देयर पिटी, राइट, भगवान से अपना रिश्ता बनाना। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, do you use different languages for speaking, reading, writing? Find out one major composition and language that you use and discuss and find it interesting. जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं मेरे पास, जैसे इसमें आंसर में लिखा हुआ है, पहले तो ये आपको खुद को अपने हिसाब से करना है, राइट। जैसे किसी को बंगाली पढ़नी लिखनी आती है, किसी को गुजराती आती है, किसी को मराठी आती है, अब मुझे तो पंजाबी आती है, मैं पंजाबी हूँ, मुझे पंजाबी आती है। अब जैसे पंजाबी का एग्जाम्पल लेते हैं, यूजुअली हम लोग घर पे पंजाबी बोलते हैं और सच में हमारे घर पे पंजाबी ही चलती है, लेकिन लिखते गुरमुखी हैं, राइट। और हिंदी और इंग्लिश तो चलो हमें आती ही है क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, तो हमें हिंदी इंग्लिश तो आती ही है, लेकिन गुरमुखी में लिखते हैं। यू राइट, गुरमुखी, हिंदी और इंग्लिश तीनों ही लिख पढ़ लेते हैं हम, बोल, राइट, हिंदी, इंग्लिश, गुरमुखी। लेट वन मोर बुक ऑफ पंजाबी गुरमुखी लैंग्वेज भी गुरु ग्रंथ साहब, और गुरु ग्रंथ साहब पूरी की पूरी गुरुजी ने गुरमुखी में लिखी है, हमने पिछले चैप्टर्स में देखा था। और इसके अलावा रिलीजियस बुक ऑफ सिक्स टीच अस रिलीजियस टॉलरेंस, देयरफॉर इट इज़ इंटरेस्टिंग। और सिख टीचिंग्स में हमको हमेशा रिलीजियस टॉलरेंस, दूसरों की हेल्प करना, सेवा करने का ही उद्देश्य सिखाया गया है, राइट। Choose one state, each from North, West, South, East and Central Asia. For such of these, prepare a list of foods that are commonly consumed, highlighted and highlighting any difference and similarities that you notice. अब ये तो आपके खुद से करने वाला है, लेकिन मैं इसका एग्जाम्पल ज़रूर एक दूंगी आपको। जैसे 5 स्टेट्स हम लेते हैं, नॉर्थ में कश्मीर, वेस्ट में लेते हैं गुजरात, ईस्ट में लेते हैं बंगाल, सेंट्रल में लेते हैं मध्य प्रदेश और साउथ में लेते हैं तमिलनाडु। सभी जगह राइस खाया जाता है। कश्मीर में कैसे खाया जाता है? वाजवान कहते हैं उन्हें, वो कश्मीरी पुलाव है, बहुत अच्छे से पुलाव बनाते हैं। बंगाल में मच्छी चावल, राइट, फिश एंड राइस खाते हैं। गुजरात में भी दाल चावल वगैरह तो खाए ही जाते हैं, राइट। मध्य प्रदेश में तो हमेशा ही दाल चावल खाए जाते हैं। और इसके अलावा तमिलनाडु में इडली, डोसा, जो भी इनके आइटम्स होते हैं, पुट्टू, ये सभी चीज़ें राइस की बनी हुई होती हैं। अब एक ही चावल है, उसी को डिफरेंट चीज़ें बनाई जाती हैं। देयर आर डिफरेंट वेज इन विच राइस इज़ cooked in above mentioned states such as कश्मीरी पुलाव, राइट, वाजवान भी कहते हैं, जैसे बिरयानी, कश्मीरी बिरयानी पुलाव, वाओ, एंड फिश इन बंगाल, राइस विद सांबर इन साउथ, और सिंपल राइस विद दाल इन सेंटर, एंड स्वीट राइस, खीर इन वेस्ट। मतलब गुजरात की खीर बहुत फेमस है, रबड़ी वाली खीर बनाते हैं। बेसिकली सेंट्रल इंडिया में, मध्य प्रदेश में दाल चावल बहुत ज़्यादा खाया जाता है, सब्जी भाजी के साथ खाया जाता है। कहीं कहीं पर तो यू विल सी कि ग्रीन वेजीज एंड चावल, राइट।
और तो ऐसे करके चावल से ही बहुत सारे डिशेस, साउथ में सांभर चावल खाया जाता है, इडली डोसा सब तो सांभर का सभी तो चावल से बनता है। इसके बाद चूज़ अनदर सेट ऑफ 5 स्टेट्स फ्रॉम ईच ऑफ द रीजन्स एंड प्रिपेयर लिस्ट ऑफ क्लोथ्स दैट आर जनरली वोर बाय वुमेन एंड मेन, डिस्कस योर फाइंडिंग्स। अब हम जैसे कपड़ों की बात करेंगे तो हालांकि ये भी आपके थॉट प्रोसेस पे बेस्ड है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको समझाने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सपोज़ यू आर फ्रॉम नॉर्थ से, हम लेते हैं पंजाब, नागालैंड लेते हैं, ईस्ट से राजस्थान, वेस्ट से केरल, साउथ से, और छत्तीसगढ़ सेंट्रल से। अब यहाँ पर इनकी ड्रेसेस को बात करें तो इनकी ड्रेसेस के नाम देखें, जैसे पंजाब में सलवार कमीज़ पहना जाता है, नागालैंड में साड़ी टाइप, घघरा टाइप की साड़ीज़ होती हैं, और भी वहाँ की नागालैंड की वुमेंस लॉन्ग गाउन्स टाइप का पहनती हैं क्योंकि उन्हें वार्म लगता है। राजस्थान में घाघरा चोली पहना जाता है, केरल में साड़ी पहनी जाती है, और छत्तीसगढ़ में भी साड़ी ही पहनी जाती है। अब इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, सभी लोग जो हैं अपने एरिया के हिसाब से, जहाँ पर कि जैसे पंजाब में भी गर्मी में कॉटन के कपड़े, नागालैंड में भी गर्मी कॉटन के कपड़े, राजस्थान में भी, राजस्थान का भाई खद्दर कॉटन बहुत फेमस होता है और बहुत अच्छा कूल कपड़ा होता है। केरल में भी क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी और ह्यूमिड होता है तो यहाँ पर भी कॉटन के कपड़े पहनते हैं। और छत्तीसगढ़ तो बहुत गर्म स्टेट है, यहाँ पर गर्मी में तो हम दूसरे कपड़े पहनने का सोच भी नहीं सकते, इतनी गर्म स्टेट है यहाँ पर। या एमपी भी हो जाए, महाराष्ट्र भी हो जाए, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कॉटन के कपड़े ही पहनते हैं, राइट। आप इनकी इंटरनेट से इनकी ड्रेसेस को सर्च भी कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन में मुझे इनका आंसर्स ज़रूर लिख के बताना। और फूड के बारे में भी, या आप इसके अलावा भी किसी स्टेट का फूड अगर आप कंपेयर करते हो तो मुझे ज़रूर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना। आई विल अवेट ऑल योर आंसर्स। और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप मेरे साथ, रिद्धिमा कौर रखराज के साथ इस वीडियो में बने रहे। तिवारी एकेडमी के बिहाफ पे भी मैं आपको थैंक करती हूँ, और हमारे साथ तिवारी एकेडमी के साथ अगली वीडियोस में भी बने रहें। और आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी, आपको किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए या कुछ और बेटर एक्सप्लेनेशन चाहिए, हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपनी सर्विसेज कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। थैंक यू सो मच। आप बने हुए थे रिद्धिमा कौर रखराज के साथ। अगले वीडियोज़ में भी हमारे साथ, तिवारी एकेडमी के साथ, रिद्धिमा कौर रखराज के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।